नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं हमारे विजेताओं की जन्म कुंडली अध्ययन की श्रृंखला जो चल रही थी, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उस श्रृंखला की चौथी जन्म कुंडली को लेकर। जो हमारी आज के इस कार्यक्रम की चौथी जन्म कुंडली होने वाली है, इन्होंने अपने नाम को गुप्त रखने की मांग की है, तो मैं इनके नाम को आप सभी के सम्मुख नहीं रखूंगा। मैं इनके जन्म का विवरण जैसे कि डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ आपको बता देता हूं। आप उसके आधार पर इनकी जन्म कुंडली को अपने सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद में हम और आप मिलकर के इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1996। टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 1830 शाम के 6:30 और प्लेस ऑफ बर्थ इनके जन्म का स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। स्क्रीन पर आपको ये मेंशन्ड भी दिख रहा होगा जो इनके जन्म का विवरण है। मैं आपको इनके जन्मकाल के पंचांग के विषय में बताता हूँ। इनके जो भी जन्म का विवरण है वो आपने नोट करके कुंडली को प्रिपेयर कर लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। इन्होंने बुधवार के दिन अधिक आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लिया है। देवगण के हैं, ये कर्क राशि है, ये जल तत्व की राशि है। चंद्रमा इस राशि के राशिश होते हैं और कुंडली जो इनकी बनती है वो बनती है वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है और राशि इनकी बन जाती है कर्क। तो जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि, पूरी तरह से आप जल तत्व से प्रभावित हैं। इसके पहले भी जो जन्म कुंडली आई थी उसमें भी मैंने बताया था जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि। जल यानी कि नदियां, नदियों को रास्ता नहीं देना होता, ये स्वयं अपना रास्ता बना लेते हैं। तो ये इनके गुण में भी देखने में आएगा। हम तुरंत चलते हैं इनकी जन्म कुंडली की ओर। इन्होंने बुधवार के दिन जन्म लिया है, तो बुधवार के दिन जन्म लेने के चलते जो वार का प्रभाव वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखने में आएगा और जातक के अंदर बुद्धिमत्ता हमको अच्छी मात्रा में देखने मिलेगी, क्योंकि जातक का जन्म बुधवार के दिन हुआ है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनके जो चंद्रमा हैं, जैसा मैंने बताया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को इनका जन्म हुआ है, तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जन्म होने के चलते इनका जो चंद्रमा है वो पापक ग्रह के रूप में जाना जाएगा। पक्ष बल से चंद्रमा कमजोर कहलाएगा। साथ ही साथ नवमांश में आप जाकर के देखेंगे तो ये चंद्रमा शनि के साथ बैठा है, जो कि मानसिक अशांति देने वाला ग्रह इनकी कुंडली में बन रहा है। हालांकि भाग्याधिपति चंद्रमा है और भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्य का साथ ऐसे लोगों को मिलता रहता है। लग्नपति बनते हैं मंगल, जाकर के सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, तो ये लग्न को बल देने का काम करेंगे। गण आपका देव है, फिर भी क्रोध की अधिकता तो होनी चाहिए, लेकिन देवगण के कारण आप उस चीज को बैलेंस करके अच्छे से चल सकते हैं। बाकी देखा जाए आपकी कुंडली के लाभ स्थान में राहु बैठे हैं, तो लाभ भाव में राहु भी कारक हो जाता है, तो ये भी बढ़िया है। धन भाव का स्वामी धन भाव में महाधनी योग लगा करके बैठा हुआ है। लाभपति सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, तो फलस्वरूप विवाह के बाद में धन आगमन के श्रेष्ठ जो स्रोत होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ आपके पंचम भाव में शनि केतु की युति बनी हुई है, जो पेट से संबंधित परेशानी। हालांकि पंचम भाव में शनि गुरु की राशि मीन राशि में बैठे हैं, जो कि बढ़िया माना जाता है, और इसको भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता ये शनिदेव बना देते हैं। तो कुल मिलाकर के आपकी जन्म कुंडली को समाप्त किया जाए तो ग्रह स्थिति एवरेज है, परंतु कुछ ग्रह हैं जैसे मंगल जो कि लग्नेश हैं, शुक्र जो कि सप्तमेश है, उनका बल अच्छा खासा आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रहा है। अब सीधे हम चलते हैं इनके इंट्रोडक्शन की तरफ। इन्होंने बताया है कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, आर्मी में एक सिविलियन की जॉब लगी है, मई तक ज्वाइनिंग होगी, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आध्यात्म और ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट है। बढ़िया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिए, पंचम भाव में शनि बैठे हैं, शिक्षा भाव में शनि बैठे हैं, वही शनि नवमांश कुंडली में उच्च के हो गए हैं, प्लस पॉइंट। मंगल आपकी कुंडली में देखा जाए तो लग्नेश होकर के लग्न को देख रहे हैं, नवमांश में स्वराशि के हो गए हैं, तो मंगल और शनि दोनों का बलाबल आपकी जन्म कुंडली में आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर इन्होंने बनाया। साथ ही साथ आर्मी में भी आपका सिलेक्शन हुआ, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है कि मंगल आपकी कुंडली में भाग्येश के नक्षत्र में सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं और नवमांश में वो स्वराशि के हैं, तो ये भी बढ़िया है। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इस पर हम आएंगे आगे, सिविल सर्विसेज पर। और आध्यात्म और ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्येश भाग्य भाव में बैठे हैं और धर्मकारक गुरु स्वराशि के होकर के बैठे हैं। साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर है, शुक्र का संबंध आपके लग्नेश के साथ, शुक्र का षड बल में अत्यधिक बली होना, नवमांश कुंडली में भी शुक्र का जल तत्व की राशि में बैठना, कहीं ना कहीं ज्योतिष की तरफ इंटरेस्ट आपका जाग रहा है। इनका पहला प्रश्न है कि मेरा विवाह कब होगा और वाइफ एंड ससुराल कैसे होंगे। आपकी कुंडली में देखा जाए तो सप्तम भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं, जो कि सप्तम भाव में बैठे ही हैं मंगल के साथ में, जो कि कहीं ना कहीं प्रेम विवाह को प्रदर्शित करते हैं। मंगल का सप्तम भाव में होना आपको जन्म लग्न से मांगलिक बनाता है, फलस्वरूप जब भी आपका विवाह हो बाकायदा जन्म कुंडली का मिलान करके आपका विवाह होना चाहिए। सप्तम भावस्थ मंगल शुक्र की युति पर शनि की दृष्टि का पड़ना, जहां पर शुक्र स्वराशि के होकर के बैठे हुए हैं, ये इस बात को प्रदर्शित करता है प्रेम विवाह करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर बिना जन्म कुंडली का मिलान किया आपका विवाह होता है तो वो विवाह टूटता हुआ
हुआ भी इस कुंडली में प्रदर्शित हो रहा है। तो बाकायदा कुंडली का मिलान करके ही विवाह करिएगा। अब ज्योतिष में आपकी रुचि है तो ऑब्वियसली आप कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, एक अच्छी चीज है। लेकिन सप्तम भाव का अधिपति शुक्र और सप्तम कारक, क्योंकि हम पुरुष की कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो पत्नी का कारक शुक्र, तीनों ही ग्रह एक ही ग्रह बनते हैं और जाकर के सप्तम भाव में बैठ करके शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट हुए हैं। फलस्वरूप दाम्पत्य में परेशानी दिखाई पड़ती है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव, सप्तमेश और सप्तम कारक पर पड़ने के चलते नवमांश कुंडली में भी सेम यही स्थिति बन रही है कि शुक्र पर शनि की दृष्टि है, शुक्र राहु की युति पर शनि की दृष्टि। आपका विवाह जो है वो मैं विलंबित देख पा रहा हूं। फिर भी 1996 का आपका जन्म है, केतु की महादशा आपको चल रही है, शुक्र की महादशा आपको अक्टूबर 2025 के बाद से प्रारंभ होगी। तो शुक्र की ही महादशा में आपकी कुंडली में विवाह के योग बनते हैं। रही बात आपकी कुंडली में ससुराल कैसे होंगे, तो अष्टमपति जाकर के सप्तम भाव में बैठे हैं, वो भी शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट, और अष्टम भाव में सूर्य का होना मंगल के नक्षत्र में, कहीं ना कहीं ससुराल वालों से भी जो संबंध है वो मिले जुले ही रहने वाले। बहुत अच्छे की एक्सपेक्टेशंस आप नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपका जन्म कुंडली का मिलान अच्छा होता है, आपकी पत्नी के साथ में आपकी कंपैटिबिलिटी अगर अच्छी बैठती है, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत फिर नहीं दिखती। लेकिन सप्तम भावस्थ शुक्र पर शनि और राहु की दृष्टि का पड़ना, मंगल शुक्र की युति पर शनि राहु की दृष्टि का पड़ना, जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, ये दाम्पत्य में परेशानी का कारण बनता है। तो बाकायदा कुंडली मिलाकर के ही आपका विवाह होना चाहिए। दूसरा प्रश्न इन्होंने किया है कि करियर के लिए सबसे प्रोडक्टिव टाइम कौन सा होगा। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली में केतु की महादशा फिर शुक्र की महादशा आपको मिलेगी, तो कोई कारक प्लैनेट की महादशा आपको नहीं मिलने वाली है। फिर भी शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में केंद्र में ही वक्री होकर के बैठा हुआ है, और सप्तम भाव दशम से दशम है, और षड्बल में भी शुक्र आपका अत्यधिक बली है। तो मुझे लगता है कि जो शुक्र की महादशा होगी वही आपके करियर का एक अच्छे समय के रूप में देखी जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने पूछा है क्या ज्योतिष में करियर बन सकता है। देखिए, ज्योतिष में करियर बनाना बिल्कुल आप बना सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में ज्योतिष में रुचि होने के योग दिखते हैं। पंचम भावगत शनि होने के चलते आपको गुण विद्याओं का यह ज्ञाता बनाएंगे। द्वितीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं जो कि आपको सत्य वक्ता बनाएंगे। ज्योतिषी को हमेशा सत्य के करीब भी होना चाहिए, परंतु द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के अधिपति गुरु पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और जो वाणी का कारक है बुध, वो शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट है। तो कहीं ना कहीं वाणी में परेशानी, और लेकिन गुरु के चलते उस चीज को अगर हम कंट्रोल भी माने तो अत्यधिक सत्य बोलने के चलते, कड़वा बोलने के चलते आपकी जो बातें हैं वो लोगों को बुरी भी लग सकती हैं। पहली चीज, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो सीखिए। अब यहाँ पर एक बहुत गंभीर बात आ जाती है, हालांकि मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि एक मुझे शॉर्ट वीडियो प्रिपेयर करना, और इस विषय में मैंने एक दो बार पहले चर्चा की भी हुई है कि ज्योतिष में करियर बनाना ये कभी भी आप पार्ट टाइम में नहीं बना सकते। ये देखने में आपको क्या लगता है कि बहुत आसान है, आप ये देखने में जरूर आसान लगता होगा, परंतु ये आसान है नहीं। अगर आप आर्मी में जॉब करेंगे तो आप पार्ट टाइम में एस्ट्रोलॉजी को एज अ करियर लेकर के नहीं चल सकते। अभी आपको लग रहा होगा कि धन कमाने के दृष्टिकोण से सही है, आप कुछ दिन कमा लेंगे, बिल्कुल बात सही है कि कुछ दिन आप धन कमाने के दृष्टिकोण से पार्ट टाइम में करके भी कमा लेंगे, परंतु मैंने कई बार कहा आपका तो भाग्य भाव में ही बैठा है और भाग्यकार गुरु की स्थिति भी अच्छी है, कि होता क्या है इस फील्ड में, आप सिर्फ ज्योतिषीय या जो ग्रहों की गणना के आधार पर, अपनी कैलकुलेशन के आधार पर प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। ये देव विद्या है, और देव विद्या के लिए भगवत कृपा होने की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। ज्योतिष को वेद का, जब आप ज्योतिष को पढ़ेंगे तो जो प्रथम डेफिनेशन आपको मिलेगी ज्योतिष के विषय में, वेद नाम चक्षु, ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है, और वेदो नारायण साक्षात, वेद को नारायण के समतुल्य कंसीडर किया गया है। तो जो नारायण का नेत्र है, जो नारायण का नेत्र हमको चीजें दिखा रहा है, उसको देखने के लिए भी कुछ क्वालिटीज तो अपने अंदर अचीव करनी होगी। किताबी ज्ञान से हट करके एक ज्योतिषी, मैं हमेशा कहता हूं कि एक ज्योतिषी देवज्ञ होता है, देवताओं की आज्ञा को बताने वाला। तो देवताओं की आज्ञा को जानने के लिए उसको खुद भी तो तप करना होगा। तो इस फील्ड में आने के लिए किताबी ज्ञान, जो आपका ज्योतिषी नॉलेज है, जो आपका शास्त्रोचित ज्ञान है, वो तो आपको सीखना ही सीखना है। साथ ही साथ जो मैंने कहा कि वो तप, तुलसीदास जी ने क्या कहा है, तपबल विप्र सदा बरियारा, तो तप करना होता है। तो तप, साधना इत्यादि वो सब करने का जो समय लगता है, वो मुझे नहीं लगता, जो दिनचर्या आपको फॉलो करनी होती है, वो आप पार्ट टाइम अगर एस्ट्रोलॉजी को लेकर के चलते हैं तो वो नहीं हो पाएगी। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं कि आप समझ लीजिए कि आप 4 कुंडली भी देख रहे हैं, ज्यादातर आपके पास वही लोग आएंगे जो दुखी होंगे। 4 लोगों का अगर आप दुख कंटिन्यू बैठ करके सुनेंगे तो आपके अंदर भी तो नेगेटिविटी आएगी। तो उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में, ये देखिए बहुत बृहद विषय है, शॉर्ट वीडियो में तो मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना आसान देखने में समझ में आ रहा है कि ज्योतिष का ऐसा करियर आप सीख सकते हैं, सीखने के योग है, और आप बिल्कुल सीखिए। मैं तो सभी से कहता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुंडली को प्रिपेयर करके ज्योतिष को सीखें। परंतु ज्योतिष को सीखने का मतलब यह नहीं होता कि आप इसको करियर बना लें, आप दुकान खोल करके बैठ जाएं। जैसे एक सामान्य व्यक्ति, या मैं अपनी स्वयं की बात करूं, मुझे मेडिसिन का काफी नॉलेज है,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि मैं क्लिनिक खोल करके बैठ करके लोगों का इलाज करने लगूं। तो ठीक ऐसे ही ये भी होता है कि आपको ज्योतिषी ग्रहों का बहुत आइडिया है, सब चीजें ठीक है, आपसे आ रहा है, परंतु इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप एक ऑफिस खोल करके एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन, क्योंकि अगर आपको वो चीज करनी है तो जो एस्ट्रोलॉजर्स के जो एथिक्स होते हैं आपको वो फॉलो करने होंगे, और उन एथिक्स को फॉलो करने के लिए आपको समय चाहिए। और ज्योतिष कोई इसका विषय नहीं है कि आप इसको पार्ट टाइम में करें। तो अगर आप आर्मी में सिलेक्ट हो गए हैं तो मुझे लगता है कि आपको आर्मी के लिए ही, अपने आर्मी में ही आपको अपना पूरा फोकस जो है वो लगाना चाहिए। बाकी रही बात ज्योतिष को सीखने की, तो उसको सीखिए, फिर इन फ्यूचर जब आप सब कुछ करके तब हम विचार करेंगे कभी करना होगा तो। परंतु फिलहाल अभी मुझे लगता है कि ज्योतिष को करियर बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको करियर बनाएंगे तो आपकी बहुत सी चीजें फिर डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि वो एक ऐसा विषय है कि उसमें एक चीज का आपको साधना होता है। आप मल्टीपल चीजों के साथ में ज्योतिष को कभी लेकर के नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ना नहीं, जिसको जीना होता है। इससे ज्यादा मैं इस विषय में अभी आज के इस वीडियो में तो और नहीं बोलना चाहूंगा। तीसरा प्रश्न इन्होंने किया है, मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मुझे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जब भी विवाह हो, क्योंकि 96 का आपका जन्म है, विवाह का समय आपका करीब आ रहा है, तो बकायदा कुंडली मिलाकर के आपको विवाह करना है। पहली चीज, आपका आर्मी में ज्वाइनिंग होने वाली है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि केतु की महादशा में गुरु का अंतर आपको चल ही रहा है, केतु में शनि आएंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने खान पान पर आप नियंत्रण रखेंगे, जितना ज्यादा आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखेंगे उतना आपकी आने वाले समय के लिए ठीक रहेगा। शुक्र पर शनि की दृष्टि है, आने वाले समय में शुक्र की महादशा लगने वाली है, जो कि सामान्य व्यक्ति को भी भोग काफी हद तक कराती है। तो भोग को भी लिमिट में करिएगा। लग्नेश की दृष्टि लग्न पर है, गुरु आपका बली है, तो लिमिट अगर रखेंगे तो अपने हिसाब से, अगर आप लिमिट में भोग करेंगे तो भोग ही बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अनलिमिटेड भोग करेंगे तो भोग की अधिकता आपको रोग की तरफ शुक्र की महादशा में लेकर के जाएगी। वैसे भी इस लग्न में शुक्र मार्केश बनते हैं, क्योंकि वो सप्तम भाव के स्वामी, प्रबल मार्केश बुध हैं, परंतु फिर भी सप्तम भाव के स्वामी को भी मार्कत्व का दोष तो लगता ही लगता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दो चीजें मैंने आपको बताई। एक चीज और मैं आपकी जन्म कुंडली में देख पा रहा हूं, इस पर मैं खुल करके यहां नहीं कहूंगा। मंगल, बुध और शुक्र, इन तीनों की युति आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में एक ही नक्षत्र में बनी है, और इस युति पर शनि राहु की दृष्टि है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक आपका स्वयं से मन ना हो विवाह करने का, तब तक आप विवाह मत करिएगा। किसी के कहने पर, जब आपकी खुद से इच्छा हो विवाह करने की, तभी आप विवाह करिएगा। बारी आ जाती है उपाय की, तो आपको सूर्य भगवान की आराधना नित्य करनी है। आपने एक चीज और पूछी थी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी, तो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति को अगर देखा जाए तो सूर्य दशमपति होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, षड्मल में वो बली हैं और मृगशिरा नक्षत्र में है, अष्टम भाव में है, जिसके चलते थोड़ी सी परेशानी है। और पापकर्तरी योग में भी उनको माना जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन सिविल सर्विसेज के भी योग इस कुंडली में है। परंतु सिविल सर्विसेज से ज्यादा अच्छा मैं आपको आर्मी में ही देख रहा हूं, तो आर्मी में ही मुझे आपका करियर ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आपको आर्मी में ही रहना चाहिए। आर्मी में रहते हुए अगर आपको कोई जॉब पसंद आता है या किसी जॉब की आप डिजायर करते हैं, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिक्कत जरूर है, लेकिन दिक्कत के साथ भी आप क्लियर कर सकते हैं। इस बात के योग आपकी जन्म कुंडली में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य भगवान की नित्य आराधना करिए। आप सूर्य भगवान को जल दीजिए, चाहे तो सूर्य भगवान के मंत्र ओम ढणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का नित्य 1 माला या 3 माला आप अपने समय के अनुसार जाप भी कर सकते हैं। केतु की महादशा है तो गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित किया करिए। साथ ही साथ घर के आसपास राम जी, कृष्ण जी या विष्णु भगवान, जो भी मंदिर आपके हो, नित्य वहां जाकर के अगर आप दर्शन करेंगे तो ये भी उपाय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो बहुत कम उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों ही उपायों को आप अपनी लाइफस्टाइल में एड ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ रही बात चंद्रमा, जो कि पक्ष बल से कमजोर है, और अगर आपको मानसिक अशांति होती है तो सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए और फिर जल अर्पित करिए। तो इससे भी मानसिक अशांति की जो परेशानी है वो काफी हद तक आपकी कम हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही इनके प्रश्न थे और यही कुछ जो विश्लेषण था जो मेरे द्वारा इस जन्म कुंडली के संदर्भ में मैं करना चाहता था, और यही कुछ उपाय थे जो मुझे लगता है कि इनसे कराए जाएं। अगर आप भी इस जन्म कुंडली को देख रहे हैं और कुछ पॉइंट इस जन्म कुंडली से संबंधित आप लिखना चाहें तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, या कोई उपाय जो कि आपको लगता है इनसे कराया जाए और वो उस उपाय को करके इनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, तो भी आपका स्वागत है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जिनकी जन्म कुंडली थी आशा करता हूं कि वो भी इस जन्म कुंडली के अध्ययन से संतुष्ट होंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।